पूरी दुनिया की इकोनॉमी किस तरफ जाती नजर आ रही है? हम इंटरनेशनल इकोनॉमी को देखें, इसी मंथ को देखें, आपकी जो इंटरनेशनल लॉबीज हैं, जो हम्म। कुछ उन्होंने गोल्ड के साथ और जो कुछ उन्होंने सिल्वर के साथ किया, उससे एक चीज़ तो वाज़ह होती है कि अब आर्टिफिशियल इकोनॉमी नहीं चलेगी, अब रियल टर्म्स में चीज़ों पे ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। रैकोडिक के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे कि वाकई एग्जिस्ट करता है या वैसे ऐसे एक मिथ? देखें तो ये सारी कड़ी उधर को मिल रही है। ये जो मिनरल्स हैं, ये इस टाइम पे सुपर पावर्स को चाहिए। उसके अंदर मैं समझता हूँ कि रैकोड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक गेम चेंजर है। क्यों नहीं है, लाजमी है। ये जंग है, ये जा रही है ये एनर्जी की तरफ, ठीक। एआई की तरफ। मैं ये समझता हूँ कि अब मिनरल्स की तरफ दुनिया जा रही है। कौन से ऐसे बिजनेस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकती हैं? जो हमारा जो तालीमी जो निज़ाम है इस मुल्क का, वो उसकी जो बेसिक इस्लाहात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आपको बेसिकली डिग्री ओरिएंटेड से आपको स्किल्स ओरिएंटेड तालीमी निज़ाम पे जाना पड़ेगा। जो लोग यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल डिग्रीज लेकर निकल रहे हैं, उनकी खपत कहाँ पे है? उनको कहाँ भेजें? पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि इन लोगों को नौकरी कौन देता है? इन लोगों को नौकरी ना ताजिर बरादरी देती है, ना हमारा फार्मर देता है। इन लोगों को नौकरी देता है इंडस्ट्रियलिस्ट, मल्टीनेशनल कंपनीज। उसकी स्टेट्स में जाए तो वो तो मुल्क छोड़ के जा रही हैं। तो वही हमारे लिए हमारा मुसलमान मुल्क है, हमारा बरादर मुल्क है। उसने एक बियाबान सहरा को जो उसने वहाँ पे जंगल में मंगल बनी है, वहाँ पे जो रौनक बनाई है, तो पाकिस्तान के पास तो गवादर मौजूद है। सर बेसिक इश्यूज ये है कि जो एक अट्रैक्शन पैदा करनी है यार, कि यार हम टैक्स फ्री जोन्स बनाएं और उनको फंक्शनल करें। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अभी इस वक्त किसी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? पावर ब्लॉक का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं। हम स्ट्रेटेजिकली जितने हम स्ट्रांग हैं, हम बजाते खुद एक सुपर पावर हैं। पाकिस्तान के अंदर एक कोई बिजनेसमैन मौजूद है जो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकता है? हमारे पास एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों लोग हैं। उस पर हम ना जाए तो बेहतर है, लेकिन आपको ये बता दूं कि हम सैकड़ों लोग हैं। पाकिस्तान के पास इनफरादी तौर पे बड़े मजबूत लोग मौजूद हैं। 3-4 अफराद आपके देखें कि आपका लेक सिटी वाले, आपका आरएफबी और आपके फौजी फाउंडेशन वाले मिलके उन्होंने आपकी एयरलाइन को डूबते डूबते बचाने के लिए अपने कंधे दिए हैं उनको। एक इदारा हमें 50 अरब का नुकसान दे रहा है, हम उस नुकसान को खत्म करने के लिए हमें वो इदारा प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। ये प्राइवेटाइजेशन अगर आप पीआई पे यहाँ पे रोक देंगे तो ये मामला ठीक नहीं होगा। आपको बहुत स्पीड से आपको और इदारों की तरफ आना पड़ेगा। आप समझते हैं कि एजुकेशन का मयार कैसा होगा? आपकी बात में इसमें बाद में वजन है, लेकिन फिर आप वो मुझे 5-5 हजार वाले टीचर्स रखे जाएंगे? आप लेकिन मुझे बताएं कि आया जो अभी तक जो तालीमी निज़ाम है जिसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है सारे एजुकेशन में, वो किसी प्राइवेट जो स्कूल है उसे हम उससे कंपेयर कर सकें, वो उस मुकाबले का हो कि जब आने वाले वक्तों में जब वो बच्चे बाहर की फील्ड में निकलें तो उनकी भी वही ग्रूमिंग हुई हो, उनका भी वही विजन हो। आईएमएफ के कर्जे क्यों नहीं उतर रहे? एक्सपोर्ट्स हैं जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, ये सारा इशू है। हमारे पास हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा। हमें यहाँ से एक्सपोर्ट्स करके हमें डॉलर जनरेट करने हैं। हमें तारीख के 30, 40, 50 सालों में यही नजर आता है कि हमने जो इंडस्ट्री थी हमने उसको तबाह किया। क्वालिटी ऑफ इंटरनेट को बरकरार नहीं रख सके। आपने और इससे ज्यादा आपने क्या मतलब ज्यादती करनी है अपने मुल्क के साथ? कौन सा ऐसा कारोबार है, कौन सा ऐसा शुबा है जो अगले 5 साल तरक्की की तरफ जा सकता है? टैक्सेस का सिस्टम है जिसमें 7 टैक्स है, ये खत्म हो जाए तो मैं इसमें बहुत बड़ा बूम देख रहा हूँ। रियल एस्टेट में बहुत बड़ा बूम देख रहा हूँ। रेकोडेक प्रोजेक्ट की वजह से मैं एक बहुत बड़ा बूम आपका स्टील इंडस्ट्री में, आपका कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा बूम देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एक डिजिटल से मैं हूं अल्ताफ सुमरो। माइशत किसी भी मुल्क और कौम की रीढ़ की हड्डी होती है और फी जमाना आने वाले हर एक दिन के साथ माशी पॉलिसियों को अगर बेहतर न किया जाए तो कौमें तनज़ली का शिकार हो रही हैं, मुल्क टूट रहे हैं और माशी बदहाली का शिकार हो रहे हैं। कुछ ऐसे बेहतरीन और बालिदा अज़हान होते हैं जो माशी पॉलिसियों को बेहतर बनाते हैं और आने वाले दिनों के लिए बेहतरीन पॉलिसी तैयार करते हैं और अपनी कौम को बचा लेते हैं। हमारे साथ आज एक बिजनेस एनालिस्ट मौजूद हैं, शेख मोहम्मद अली। उनसे बात करते हैं पाकिस्तान की बिजनेस पॉलिसी के हवाले से, मईशत के हवाले से और ग्लोबल इस वक्त जो इकॉनमी का रेट चल रहा है उसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अली साहब, कैसे मिजाज है आपके? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बेहद शुक्रिया और खैर मकदम, आपने वक्त दिया। ये साल का आखिरी महीना, आखिरी दिन चल रहे हैं। आने वाले साल में पूरी दुनिया की इकॉनमी किस तरफ जाती नजर आ रही है? असल में अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमी को देखें और हम इसी मंथ को देखें, तो जो कुछ गोल्ड के साथ आपके जो इंटरनेशनल लॉबीज हैं, जो कुछ उन्होंने गोल्ड के साथ और जो कुछ उन्होंने सिल्वर के साथ किया, तो उससे एक चीज़ तो वाज़ह होती है कि अब आर्टिफिशियल इकोनॉमी नहीं चलेगी। अब बेसिकली रियल टर्म्स में चीज़ों पे ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम बिटकॉइन को देखें या हम बाकी डिजिटल करेंसी को देखें तो उन्होंने वैसा मूव नहीं किया। बीइंग ए बिजनेस एनालिस्ट, आप ये रेकमेंड करते हैं कि वर्चुअल करेंसी और वर्चुअल एसेट्स के ऊपर इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? मैं बेसिकली ये समझता हूँ कि इस टाइम पे हम जिस पोजीशन में जा रहे हैं उधर एनर्जी एक बहुत बड़ा एक ना मतलब जिसने भी दुनिया में
मतलब अब डिफरेंट हम्म, पावर्स बिल्डअप हो रही हैं, जिसमें हमारा एक है चाइना का, जिसके साथ हम्म, रशिया अलाइंड है। हम्म, एक तरफ हमारे पास अमेरिका आ जाता है, जिसके साथ यूरोप अलाइंड है। हम्म, तो उसके अंदर अब ये जंग है, ये जा रही है ये एनर्जी की तरफ, ठीक है, एआई की तरफ। ठीक है। उसके अंदर जो आपके कुछ ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ हम्म, रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हम्म, मैं ये समझता हूँ कि अब मिनरल्स की तरफ दुनिया जा रही है। हम्म, अब उस एनर्जी सेक्टर को, उस सारे सिस्टम को बचाने के लिए इनको हम्म, मिनरल्स की ज़रूरत है। हम्म, तो आप ये देखेंगे कि कुछ अरसे से हमारा बुलोसन भी बहुत हम्म, लाइमलाइट में आया हुआ है। यस। और हमारे फील्ड मार्शल साहब एक हम्म, वो ट्रम्प साहब को हम्म, तोहफा भी दे के आए थे, हम्म, और जिस पे बड़ी चमक हुई हैं। हम्म। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दैट चैप्टर कि मैं अब रैकोडिक के हवाले से कुछ बताना चाहेंगे कि वाकई एग्जिस्ट करता है या वैसे ऐसे एक मिथ बनी है? ये बेसिकली ये अगर हम देखें तो ये सारी कड़ी उधर को मिल रही है हम्म, कि ये जो मिनरल्स हैं, ये इस टाइम पे सुपर पावर्स को चाहिए। हम्म, क्योंकि आगे जो भी जिसने भी अपनी अपनी ताकत को बरकरार रखना है, हम्म, उसमें ये मिनरल्स ने बहुत उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करना है। हम्म, और मैं समझता हूँ कि हम इसके अंदर ये हमारी खुशनसीबी है कि हम्म, पाकिस्तान अभी तक अनएक्सप्लोर्ड कंट्री में रहा है। हम्म, अगर आप बाकी मुल्कों को निकाल लें, जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया को निकाल लें, हम्म, आप अमेरिका को निकाल लें, वो सब क्योंकि हमसे टेक्नोलॉजी में 20-30 डेकेड्स आगे हैं, हम्म, तो वो इस सारे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। हम्म, हमारे लिए अभी तक ये एक पूरा एक दुनिया है जो अभी तक खुलनी है। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि रेकॉर्ड एक ऐसा प्रोजेक्ट है हम्म, जो एक गेम चेंजर है। क्यों नहीं है, लाजमी एक गेम चेंजर ठीक बन है। सकता है। हमारे साहिल समंदर जो हैं वहाँ पे भी बहुत शुनीद है कि उसके नीचे मिनरल्स बहुत हैं, गैस निकल सकती है, ऑयल निकल सकता है। बलूचिस्तान की पूरी ज़मीन अभी तक अनटैप्ड पड़ी है, उस तरह से पूरे पोटेंशियल के साथ उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया। असल में कुछ कुछ चीज़ें तो हम बैन अवी प्रेशर्स की वजह से हम्म, दब गई हमारी बदकिस्मती से। हम्म, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसके अंदर आपकी बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूँगा हम्म, कि बहुत सारे ज़खायर इन चीज़ों के अलावा मौजूद हैं। हम्म, पेट्रोल के ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं। हम्म, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम्म, दीगर मौजूद हैं जिनकी आलमी मंडी में बहुत मांग है। ठीक है। लेकिन अभी अगर हम ख़ास तौर पे अगर इस रेगोटेक के प्रोजेक्ट को देखें, हम्म, तो मुझे ये एक टू डू प्रोजेक्ट नज़र आता है। हम्म, और मैं आगे एक पिछले प्रोग्राम में मुझे बुलाया था, तो मैंने हम्म, उनको ये बताया था कि अगर हम आज की जो प्राइसेस को अगर हम कंपेयर करें, तो जो हम्म, गोल्ड की जो प्राइसेस हैं और जो कॉपर की प्राइसेस हैं, हम्म, तांबे की, हम्म, अगर हम आज के उस इन्फ्लेशन रेट को और उस सारे एक्सचेंज रेट को कंसिडर करें, हम्म, और जितना हमारे पास वहाँ पे उस बेल्ट के अंदर हमारे पास ये मिनरल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि $300 बिलियन का ये एक बेल्ट है। $300 बिलियन के 300 फॉरेन बिलियन डॉलर, डॉलर्स और का। हम पाकिस्तान का जो टोटल हम्म, कर्जा है वो $135 बिलियन है। हम्म। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक सिर्फ सोने और तांबे की बात की मैं आपने। सिर्फ बाकी जो मिनरल्स हैं मैं उन। अभी मैं सिर्फ उस चागी प्रोजेक्ट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। मैं अभी बाकी पूरे बलूचिस्तान को नहीं अच्छा, इसमें। पूरा बलूचिस्तान नहीं हाँ, है। मैं सिर्फ चागी बेल्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, हाँ, ठीक है। तो अच्छा, अभी आपने एआई की बात की, ठीक है, आपने एनर्जी की बात की। एनर्जी सेक्टर में जो लोग जो दुनिया के मुल्क होल्ड करते हैं वो जाहिर है वो ऊपर आ रहे हैं सारे। अच्छा, अभी एनर्जी चाहिए भी सारे मुल्कों को, जो पावर्स हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स हैं, उनको एनर्जी चाहिए भी। आज भी अब फॉसिल फ्यूल से एक शिफ्ट आ रहा है इलेक्ट्रिक की तरफ और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स की तरफ और सारी चीज़ों में वो जिसे हम एको या ग्रीन जी सिस्टम कह रहे हैं, ग्रीन एनर्जी कह जी रहे हैं, जी उसके अंदर भी बैटरी यूज़ होती है। जी और बैटरी लिथियम। ये बैटरी के बेसिकली लिए ये जो सारे मिनरल्स हैं, ये आपके सारे उसी से इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं। और बैटरी के लिए लिथियम आयन जी बैटरी जो है सबसे अच्छी समझी जाती जी है। जी और लिथियम जो है वो निकलता है ज़मीन जी से, एक मिनरल है। जी तो उसके हवाले से आपने अभी कहा कि एआई एआई में ज़्यादा सिलिकॉन यूज़ होता है, जी बिल्कुल ऐसा। सिलिकॉन ज़्यादा यूज़ जी होता है। और उसके नतीजे में मैंने ये पढ़ा है और सुना भी है कि एआई के जितने भी सर्वर्स हैं, जितने भी इनके सिस्टम लगे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, जी बहुत ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो इंटरकनेक्टेड हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ से आप मिनरल्स को निकालें, एआई सिस्टम अपने डेवलप करें और उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज होगा, उसको भुगतेंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क। वो तो हम ऑलरेडी भुगत रहे हैं। हुँ। हम सन 2022 में हमने एक बहुत बड़ा डिजास्टर देखा। जबकि हमारे एमिशन में तो हमारा नाम ही नहीं आता, कार्बन एमिशन वाले जो हम लोग हम लोग कंट्रीज़ हम हैं, लोग हम लोग फायदा उठाने में नहीं, हम लोग विक्टिम्स में हैं। विक्टिम्स में हैं।
विक्टिम्स में अगर हम सबसे पहले इस पे नाम शुमार हो ग्लोबल चेंजेस का, तो मैं कहूँ शायद पाकिस्तान का होगा। कि हम इस दफ़ा जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो काबिल ज़िक्र भी नहीं रहा। सिर्फ वो जो हमें ये 2022 और 2025 का जो हमें डिजास्टर की वजह से, सैलाब की वजह से जो वजह जो से। हमें जो फूड शॉर्टेजेस हमें फेस करनी पड़ रही हैं, और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, फूड लॉस हुआ, ज़मीनें गई, फसलें गई, कारोबार रुक गया। और एक 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 ख़ास एक किसी रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था मैं, क्योंकि उस इदारे का नाम लूँगा क्योंकि फिर वो एक न्यूज़ बन के निकल आती है, लेकिन उसमें ये था कि पाकिस्तान में जो गुर्बत की सतह से नीचे जो लोग हैं, उसमें तकरीबन 8% लोगों की जो है वो इजाफा हुआ है। कि मतलब अब इस सारे जो 3 साल के जो हमारे पास ये जो ग्लोबल जो ये आपका जो ये वेदर जो चेंजेस है, उसकी वजह से जो हमारे पास डिजास्टर है, उसके से पाकिस्तान को ये इफेक्ट हुआ कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 8% लोग मजीद गुर्बत की सतह से भी नीचे चले गए हैं। आने वाला साल या आने वाले 12 महीने अगले साल के पाकिस्तान के लिए कौन से माशी खतरे लेकर आ सकते हैं, या कौन से माशी फायदे लेकर आ सकते हैं? अच्छा, ऐसे कि जब हम किसी जगह जो बीजेंगे तो हम गंदम की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने जो स्ट्रक्चर जो खड़ा किया है, जो उसके पिलर्स हैं, आप इसको ज्यादा आसान कर लें कि अगर कांटे बोएंगे जी तो हम उससे फूलों की तवक्को नहीं कर सकते। ये आपने ज़्यादा खूबसूरत बात बोली। तो हमने जो स्ट्रक्चर बेसिकली जो डेवलप किया हुआ है, उसके अंदर हम एक सर्वाइवल, एक वक्ती सांस का एक आपको एक वेंटिलेटर पे एक सांस मिलना, इसकी तो हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। या हम इसको बोलें कि हम किसी जगह पे एक स्टैग्नेंट तो खड़े हो सकते हैं बहुत मेहनत के बाद, लेकिन एक प्योरली एक असल इन लॉन्ग रन तरक्की करने के लिए तो आपको सिस्टम की जड़ों को दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा। जड़ों के अंदर मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। जो पूरी हायरार्की जो आपके सिस्टम में जो डेवलप्ड है, उसके अंदर बड़े सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। कौन से ऐसे बिजनेस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल सकती हैं? कौन से ऐसे बिजनेस हैं? असल में आपकी बात को अगर मैं थोड़ा सा आप मुझे पीछे जाने का मौका दें, जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक मुल्क होता है, उसमें मुल्क को चलाने वाले नौजवान होते हैं। ठीक है। तो पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की आधी जो आबादी है वो नौजवानों से भरी हुई है। बिल्कुल। अब आप जब जो हमारा जो तलीमी जो निज़ाम है इस मुल्क का, वो उसमें उसकी जो बेसिक इस्लाहात हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। हम कई दफ़ा मुल्क की माइशत के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और एज ए बिजनेस एनालिस्ट मैं भी उस पर पुरजोर बड़ी तरीके से बोलते हैं यार कि मिसाल हम अपने टैक्स के निज़ाम को बेहतर करें, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जैसे हम की तारीख को निकालें और हम थोड़ा पीछे जाएं, तो हम ऐसे देखें यार कि हमारी बेसिक्स में ऐसा क्या मसला जो हम सबसे आसानी से हल कर सकते हैं। वो मुझे महसूस होता है हम अपने तालीमी ढांचे में हमारे एक बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा कोई बच्चा उठ के 16 जमातें भी पढ़ के जब आता है, तो आप ये देख लें कि उसके सीवीज जब इधर उधर घूमते हैं तो वो एक 6 फिगर अमाउंट भी नहीं ले पाता। इसका मतलब है कि वो अपना घर, अपना बार, अपना किचन, अपना सिस्टम अपना नहीं चला पाता। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ उसको 16 साल पढ़ाई गई, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट। बाकी दुनिया में ऐसा क्यों नहीं होता? तो जो पाकिस्तान का जो तालीमी सिस्टम है, उसके अंदर स्किल्ड जो लेबर है, आपको बेसिकली स्किल्स ओरिएंटेड, आपको बेसिकली डिग्री ओरिएंटेड से आपको स्किल्स ओरिएंटेड तालीमी निज़ाम पे जाना पड़ेगा। अब स्किल्स ओरिएंटेड तालीमी निज़ाम के अब तो हमारे पास बहुत सारी मिसालें हमारे पास दुनिया में मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमें कोई नई चीज़ इनोवेट करनी है, हमें सिर्फ जो दूसरी ममालिक ने जो कामयाब तजर्बे किए हैं अपने तालीमी सिस्टम में, उन्होंने स्किल्ड लोगों को, स्किल्ड लेबर को बेसिकली ट्रेन किया है। हमें ऐसे स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तरबियती सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो नौजवान 16 जमातें पढ़ के आए, उसके पास कोई ऐसा खास स्किल हो, उसके लिए हमारी हुकूमत को एक अपने ज़रूरत के मुताबिक अपनी हर जो इंडस्ट्री में उसको जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है, जितने लोगों की ज़रूरत है, उस मुताबिक उतनी आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मतलब आप ये देखेंगे पाकिस्तान में 50 लाख डॉक्टर अवेलेबल है। आया हमारा ये सिस्टम अफोर्ड करता है कि हम 50 लाख डॉक्टरों को रोजगार दे सकें? या हमारा कोई ऐसा हेल्थ का ऐसा कोई हम किसी क्राइसिस में खड़े हैं? लेकिन इसके बावजूद हमारे मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
ये तो गवर्नमेंट को देखना है ना कि यार आपका इतना बड़ा फ्लो है, अवाम का इतनी पॉपुलेशन का फ्लो है, ना आपके पास कोई ऐसी कोई पॉलिसी है। नहीं, गवर्नमेंट लोगों को मजबूर तो नहीं करी। मैं अभी रिसेंटली आपको एक बात बताता हूँ कि एक साहब हैं, वो अपने बच्चे को ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनका एग्रीगेट भी नहीं बन रहा। वो कहते हैं किसी तरह से भी इनका किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाए, या अगर नहीं होता तो बाहर किसी मुल्क में, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ से उसको एमबीबीएस करवा लिया जाए। लेकिन दिस इज समथिंग एवरीवन इज डूइंग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हम्म क्योंकि लोग कहते हैं यार कुछ ना मिले, लेकिन कहते हैं कुछ ना सही नाम सही। हम्म तो लोग बेसिकली एक ये स्टेटस को बन गया यार कि आपका बच्चा इंजीनियर है या आपकी बेटी डॉक्टर है, हम्म तो आगे आपके लिए एक स्टेटस सिंबल बनता है। हम्म लेकिन अगर आप उसकी यूटिलाइजेशन देखें, तो अगर आप एक न्यूट्रल बेसिस पे कभी हम्म देखेंगे, तो आप ये समझेंगे यार कि आपको इतने ना ज़्यादा इंजीनियर्स की ज़रूरत है, ना आपको इतने ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हाँ, आपको प्लम्बर्स की ज़रूरत है, हम्म आपको लाखों प्लम्बर्स की इस मुल्क में ज़रूरत है, आपको हम्म लाखों इलेक्ट्रिशियंस की इस हम्म मुल्क में ज़रूरत है, आपको लाखों कंस्ट्रक्शन के जो हमारे अच्छा, वहाँ का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। मोहम्मद अली साहब, एक कॉन्फ्लिक्ट आपकी बातों से मुझे लगा है। आपने भी कहा कि हमारे तालीमी ढांचे के अंदर बहुत सारे सुकम मौजूद हैं, बहुत सारे रुखने हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या जितने भी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं वो पास आउट होकर निकलते हैं, तो उनकी तो खपत ही नहीं है पाकिस्तान के नहीं अंदर। है, तो हमारी अगर इकोनॉमी वैसे डिज़ाइन नहीं हुई भी ना। जी, तो फिर जो लोग यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल डिग्रीज लेकर निकल रहे हैं, उनकी खपत कहाँ पे है? उनको कहाँ भेजें? किधर जाएँ वो? तो आप जो स्टैट्स देखें कि 10 से 12 लाख लोग हुँ, फी पर ये जो यहाँ से मुल्क से बाहर निकल रहे हैं, हुँ, ये वही लोग हैं जो बाहैसियत भी हैं और उन्होंने हुँ, ये डिग्रीज ली हैं और वो बाहर जाके अपने जॉब की तलाश में निकले हुए हैं। हुँ, पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि आपका जो ये पहले तो हम इस बात पे आते हैं कि इन लोगों को नौकरी कौन देता है। हुँ, इन लोगों को नौकरी ना ताजिर बरादरी देती है, हुँ, इन लोगों को नौकरी ना हमारा फार्मर देता है, हुँ, इन लोगों को नौकरी देता है इंडस्ट्रियलिस्ट, हुँ, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो हम अगर उसकी स्टेट्स में जाएँ, तो वो तो हाँ, मुल्क छोड़ के जा रही हैं। ठीक है। आपको पीएनजी, आपका हुँ, यूनिलीवर, हुँ, आपके बड़े-बड़े नाम, आपका हुँ। टोटल, ये सब तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आपको भी स्टॉक एक्सचेंज में जाएँ तो वो नोटिसेस उनको अच्छा, एक और वसूल होगी। बात मैं जो अक्सर सोचा करता हूँ, आपने कंपनीज़ का नाम लिया, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो पाकिस्तान में बिज़नेस कर रही थीं, और उनमें बहुत सारे हमारे जो ग्रेजुएट्स थे, उनकी खपत थी। हमारे इंजीनियर्स, हमारे सोशल साइंसेज़ के लोग, हमारे मार्केटिंग के लोग, हमारे बिज़नेस के लोग उन कंपनीज़ में काम कर रहे थे। अब जैसे ही वो वाइंड अप होंगे, वो बेरोज़गार हो जाएँगे। वो अब वो कहीं और अपनी जॉब देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, वो पाकिस्तान से ही सरमाया इकट्ठा करके अपने मुल्कों में नहीं ले जा रही। तो ये तो हर दुनिया में होता है ना, ये हुँ, तो बात। लेकिन वो टैक्स पे करके अपना सरमाया लेके जा रही हैं। हुँ, तो अगर आपके मुल्क को आपके हमारा तो जो मोटिव है वो एम्प्लॉयमेंट है हुँ, और टैक्स है। हुँ, तो उसके बाद अगर कोई अपने अपने प्रॉफिट्स को बाहर लेके जा रहा है, तो उस पे भी काम किया जा सकता है। लेकिन दैट वाज़ नॉट एन अलार्मिंग सिचुएशन। हुँ, मतलब अगर आप उनको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ़र करें, हुँ, सेफ इन्वेस्टमेंट ऑफ़र करें, आप अपना लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हुँ, अगले को पता होगा यार कि यार मेरा पैसा यहाँ पे सेफ है, हुँ, तो आई डोंट थिंक दैट दे वुड टेक देयर प्रॉफिट्स बैक। ठीक है। वो तो हमारा जो मुल्क का जो निज़ाम है, हुँ, उसके अंदर इंसाफ मिलने की जो जो एक उम्मीद है, हुँ, उसमें इतनी कमी आई है जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि लोग हुँ, अपने जो रिटेन प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, चाहे वो आपके मुल्क के बिग गन्स हैं, हुँ। एवरीवन इज़ टेकिंग आउट देयर रिटेन प्रॉफिट फ्रॉम दिस कंट्री। हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसमें यूनिकॉर्न कंपनीज़ की काफ़ी ज़्यादा तादाद है। पाकिस्तान में मेरी मालूमात के मुताबिक एक भी यूनिकॉर्न कंपनी नहीं है। हालाँकि आपने बिग गन्स का नाम लिया, बिग गन्स हैं बहुत बड़े-बड़े, यूनिकॉर्न कंपनी क्यों नहीं? दैट्स ये सब एक पॉलिसी फेलियर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, हमारी हुँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के फेलियर की वजह। हुँ। दैट्स ऑल आई कुड से फॉर दैट। अगर ग्लोबल कैनवस के ऊपर हम अपने बिज़नेस को प्रेज़ेंट करते हैं, या बिज़नेसमैन को प्रेज़ेंट करते हैं, या अपनी कंपनीज़ को या फर्म को या बिज़नेस को पोर्ट्रे करते हैं, तो हम जब एक भी यूनिकॉर्न कंपनी को प्रेज़ेंट नहीं कर सकते, तो ये हमारी दैट इज़ अ नाकामी बिग एम्बैरेसमेंट। नाकामी नहीं। दैट इज़ एन एम्बैरेसमेंट। एक पूरी स्टेट के अंदर एक न्यूक्लियर पावर जो स्टेट है,
उसके पास बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, लेकिन यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो एक भी नहीं बन सकी। खैर, असल में हम वही बात है, तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन हमें सॉल्यूशंस की तरफ अब फोकस करना क्या पड़ेगा। वजह है, मैं वही पूछ रहा हूँ, एनालिस्ट आप हैं, आप बताएं कि क्या वजह है, क्यों नहीं बन रही। मैं वही बता रहा हूँ कि आप ओवरऑल अगर मुल्क का जो निज़ाम है उसके अंदर एक हमारा टैक्सेस का जो सिस्टम है, अच्छा, स्टेट कल्चर माइंडसेट तो इसमें इन्वॉल्व नहीं, वो एक सेकेंडरी फैक्टर है। अच्छा है। बेसिक मैं ये समझता हूँ कि आप जब इनोवेटिव मतलब बेसिकली हम इनोवेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे, और आप जो आपका बेसिक जो सवाल है कि हम इनोवेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे, तो इनोवेशन बेसिकली अट्रैक्शन मांगती है। तो हमारे पास जो अट्रैक्शन है, अगर हम जो पैदा कर सकते हैं वो हम ये इस फॉर्म में कर सकते हैं यार, कि हम जो टैक्सेस हैं उनको इतना नीचे ले जाएं, जिस तरह हम दुबई हमारे लिए, हमारा मुसलमान मुल्क है, हमारा बरादर मुल्क है, उसने एक बियाबान सहरा को जो उसने वहाँ पे जंगल में मंगल बनी है, वहाँ पे जो रौनक बनाई है, तो पाकिस्तान के पास तो गवादर मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं। तो सिर्फ बेसिक इश्यूज ये है कि जो एक अट्रैक्शन पैदा करनी है यार, कि यार हम टैक्स फ्री जोन्स बनाएं और उनको फंक्शनल करें। खाली कागजों के ऊपर टैक्स फ्री जोन बनाना भी काम नहीं है ना, हम उन टैक्स फ्री जोन्स के ऊपर उनको फंक्शनल करें, लोगों को विदाउट टैक्सेस हम यहाँ पे उनको हम ऑफर करेंगे, या बिजनेस करें, हम कुछ अरसे के लिए उनको सब्सिडाइज रेट पे हम उनको एनर्जी प्रोवाइड करें, उनकी जो ये कागजी कार्रवाई है, जो ब्यूरोक्रेसी की जो हमारे जो मामला था, जो किसी एक बिजनेस को खोलने के लिए हम उसमें आसानियां पैदा करें, वो इतना आसान है जैसे एक मैनुअल पेपर पे आपने वो फॉर्म भरें, जिसको हम आप बोलते हैं सेठ लोग, प्रोसेस को आसान करें। हाँ, मतलब जैसे आपने बोला कि जो सेठ कल्चर है या ये है, जब हमें इस बात का एहसास है कि हमारे मुल्क में एक वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा इतना मजबूत नहीं है, चाहे किसी के पास वसाइल भी हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हमें इस चीज़ को समझ के हमें प्रोसेस को बहुत आसान बनाना चाहिए, और हमें उसको ऐसे बनाना चाहिए जैसे कोई मैनुअल पेपर के ऊपर कोई अपना कोई फॉर्म आप बनाएं, और उसके बाद उससे ज़्यादा उसकी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ना हो, ना कि आप कोई नए किस्म के एनओसीज लेने पड़े, नए किस्म के आपको ब्यूरोक्रेसी के जो आपने यहाँ पे इदारे बनाए हुए हैं, आपको उनसे जो है आपको इजाज़त लेनी पड़े, तो ये चीज़ें बड़ी हर्डल्स बनाती हैं। जी शेख साहब, अभी आपने दुबई की मिसाल दी है कि पाकिस्तान के पास गवादर है, हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं, वहाँ पे बिजनेस फ्लरिश हो सकता है, वहाँ पे सयाह आ सकते हैं, टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, और वहाँ से एक बड़ा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दुबई के जो मौजूदा हालात हैं और गवादर के बलूचिस्तान के हालात हैं पाकिस्तान के, क्या इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं? मैं कहता हूँ कि हम स्पेशली सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से हम उनके लिए भी मिसाल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे मेन जो हमें जिस चीज़ पे काम करना पड़ेगा वो हमारी फॉरेन पॉलिसी है। हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, आप ये देखें कि वो अमेरिका से भी लाड कर रहा है, वो चाइना के साथ भी नए किस्म के सौदे कर रहे हैं। अभी आप पीछे जो ब्रिक्स की जो हुई है, तो उसके अंदर आप वो माहौल देखें कि वो चीन के सदर के साथ किस तरीके से मिल रहे हैं। तो आप बेसिकली ये देखें कि एक वो दुनिया के दोनों सुपर पावर्स के साथ किस तरह अलाइन हो रहे हैं। तो हम तो बेसिकली एज ए न्यूक्लियर कॉम, और हम लोग इस चीज़ में ज़्यादा वोकल हैं। अगर आप ये देखें कि हमारी जो माशाल्लाह जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये उनसे ज़्यादा मजबूत रिलेशन रखती है। उनके हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो उनको बाहर के जो सुपरवाइजर उनको ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। अभी तो हम एक टाइम पे इंडिया की हर तरफ से पूरी दुनिया के अंदर एम्बैरेसमेंट हो रही है हर जगह से। हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। हम एक टाइम पे दोनों एक हमारा रेकोटेक है, हमने उसको अलाइन कर दिया अमेरिका के साथ। एक हमारा सी पैक है, उसको हमने अलाइन किया हुआ है चाइना के साथ। तो हमें बेसिकली एक टाइम पे दोनों प्रोजेक्ट्स को चलाना है, दोनों के जो भी रिजर्वेशंस हैं हमें उनको डील करना है, चाहे वो सिक्योरिटी थ्रेट के मद में है, चाहे वो कोई जो हमारा जो प्रोसीजर्स हैं, जो यहाँ पे जो काम के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है उसके ऊपर है, चाहे वो कोई हमारे ऊपर करप्शन चार्जेस लगाते हैं, हमें उस पर काम करना है और उनको ये कॉन्फिडेंस देना है कि हम एक टाइम पे दोनों के साथ काम करने को तैयार हैं। तो आप ये देखें कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान को अभी इस वक्त किसी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? पावर ब्लॉक का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं। हम स्ट्रैटेजिकली जितने हम स्ट्रांग हैं, हम बजाते खुद एक सुपर पावर हैं। यस, हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ओके, हम वो चीज हैं कि कोई भी सुपर पावर अपनी पावर का डंका नहीं बजा सकता जब तक वो हमारे साथ जो है उसकी जो हम कहते हैं जिस तरह एक दोस्ती नहीं है।
क्योंकि हम एज ए न्यूक्लियर स्टेट होने के साथ हम आप ये देखें कि आपको और किसी भी इर्द गिर्द के ममालिक में एक इतनी स्ट्रांग आर्मी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं है। हमारी इतनी स्ट्रांग आर्मी के होने के बावजूद मतलब हम देयर आर नो सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये बेसिकली ये एक मैं तो पहले इस बात पे क्लियर करूं कि हमारी जो हमारी जो ये आर्मी है वो बहुत अच्छे तरीके से बलूचिस्तान को भी कवर कर सकती है, आपकी केपी को भी सिक्योरिटी दे सकती है। बॉर्डर, मैं फिलहाल बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ, तो हमारे प्रॉपरली हमें सारे वो करते तो हैं, उसके बाद वो पोस्टर उठा के मिसिंग पर्सन वाले आ जाते हैं। बस हम वही बात है ना कि हमारे और इंटरनेशनल प्रेशर्स, इंटरनेशनल लॉबीज हैं नहीं है क्या? मैं वही कहता हूँ कि आप जब आपने एक इंसान को आगे लगाया तो आपको आपको उस इदारे पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। ओके। मैं मतलब समझता हूँ कि आप इस इदारे को आगे लगाएं और अपनी फॉरेन पॉलिसी में इनको आप अपने साथ एज ए स्टेक होल्डर बिठाएं। ठीक है। और उसके बाद फिर आप ये देखें कि आप दुबई से ऊपर इस गवादर लेकर जा सकते कि नहीं लेकर जा सकते, और आप उसके बाद देखें कि आप रेकोटेक के जरिए $300 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, अक्सर हम बात करते रहते हैं आपस में भी बैठे हुए, लेकिन आज मैं एक बिजनेस एनालिस्ट से बात कर रहा हूँ, तो ये सवाल आपसे ज़्यादा मुनासिब है। और बर वक्त पाकिस्तान के पास गर्म पानियों के साहिल समंदर मौजूद हैं, गवादर मौजूद है, कराची मौजूद है, और इसके अलावा पाकिस्तान के पास डिफरेंट उसके पास जोग्राफिकल लोकेशंस मौजूद हैं, मैदान है, सहरा है, पहाड़ हैं, पानियों के ज़खायर हैं पाकिस्तान के पास, मौसमों की तब्दीली है पाकिस्तान के पास, चारों मौसम है, चारों मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद हम कर्जे पे पल रहे हैं, IMF से हमारी जान नहीं छूट रही, और IMF की पॉलिसीज़ को जो हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट की जाती हैं, हमें लामहला उसको फॉलो करना पड़ता है, और ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक बच्चे तक उसके असरात मरतब होते हैं, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर में हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर हो। तो ऐसा क्या है कि हम कर्ज के बगैर जी नहीं सकते? कर्ज क्यों नहीं उतर रहा पाकिस्तान का? कर्ज जो है ना, ये एक बड़ा आपने और इससे पहले एक छोटी सी बात, एक पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कोई बिजनेसमैन मौजूद है जो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकता है? इस पे हम बाद में आते हैं। हमारे पास एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों लोग हैं। ठीक है, उस पे हम ना जाएं तो बेहतर है, लेकिन आपको ये बता दूं कि हम सैकड़ों लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, नहीं हम उनका नाम नहीं लेंगे, हाँ, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस में कोई ऐसे लोग हैं, चाहे वो हमारे बिजनेसमैन में है, ठीक है, या किसी भी इदारे से वो मुंसलिक हैं, तो ये आप इस बात का फिक्र न करें, पाकिस्तान के पास इनफरादी तौर पे बड़े मजबूत लोग मौजूद हैं। ठीक है। तो खैर हम पिछली बात के ऊपर आते हैं। तो जो कर्जे ना, ये बेसिकली मेरी दुखती रह गया। ये जो कर्जों का लफ्ज है ना कि हमारे मुल्क को कर्जे में डूबा गया, और हमारी जो एम्बेरसमेंट है वो हमें बाहर के ममालिक में भी। एक बंदे के ऊपर, आपके ऊपर और मेरे ऊपर इस वक्त कितना कर्जा है? मैं एग्जैक्ट फिगर्स में ना इसको बता सकूं, लेकिन वो राउंड फिगर में आई थिंक 3 लाख से, हाँ, तीन लाख से 3.5 लाख, कभी को 3,13,000 के पास उसको था, क्योंकि हमारे पास हमारी जो मर्दम शनासी है वो बड़े देर से, वो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स पॉपुलेशन के नहीं है, सेंसस जो है। हाँ, तो हम उसके बाद फिर हम मतलब, क्योंकि ये तो बड़ा एक आसान से हमने टोटल कर्जे को डिवाइड करना है ओवर द टोटल पॉपुलेशन, लेकिन वो हमारे पास क्योंकि एग्जैक्ट फिगर नहीं है, वो कभी वो 22 करोड़ पे आती है, और कभी मैं किसी इंटरव्यू में या किसी टॉक शो पे गया होता तो एकदम से 30 करोड़ देखते हैं, और मैं उसको देख रहा होता है ये 30 करोड़ कब हो गई? ये तो ऑब्वियसली 22 करोड़ में हम खड़े थे। तो बता रहा हूँ कि वो उसमें इतनी मैनिपुलेशन है कि अभी एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आप एकदम से खबर आती है फलां पॉलिटिशियन, फलां बिजनेसमैन के पास उसके घर से अरबों रुपया बरामद हुआ, और पैसे गिनने वाली मशीनें थक गई है ये गिनते हुए। ये मैं इस बात को अभी दोबारा दोहराऊंगा कि इनफरादी तौर पे हमारे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं, और उसका अब आपके पिछले जवाब की तरफ आते हैं कि हम जो कर्जों में डूबे हुए हैं और हम इसका क्या हाल है। तो उसका एक ये कि जो इनफरादी तौर पे जो 3-4 अफराद आपके देखें कि आपका लेक सिटी वाले, आपका RFB वाले, और आपके फौजी फाउंडेशन वाले मिलके उन्होंने आपकी एक एयरलाइन को डूबते डूबते बचाने के लिए एक अपने कंधे दिए उनको, ठीक है, कि उन्होंने 135 बिलियन की जो बिड है उसको क्लियर करके मुल्क की ऐसा इदारा जो हमें 50-60 अरब का सालाना नुकसान दे रहा था। सोशल मीडिया पे तो ये कहा जा रहा है कि
ये तबाह बर्बाद कर दिया मुल्की ख़जाने को, एसेट को। मैं ये बात अक्सर और भी हम्म, टीवी प्रोग्राम से बोल चुका हूँ हम्म, कि जो ये तनकीद होती है ना, हम्म, ये ऑपोजिशन के सर्वाइवल की जंग होती है। ठीक है। अगर यानी अभी जो आरिफ हबीब ये साहब ने, बहुत ये अच्छा बहुत कदम उठाया। अच्छा है। मैं ये यही मैं इन्हीं लोगों की तरफ मेरा इशारा है कि कौन सा कहते हैं, कौन सा एक इंसान, मैं कह रहा हम्म, हूँ कुछ इंसान मिलकर इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। उसका एक हमें एक ये कह लें कि एक चीज हमें नजर आई है हम्म। कि देखें आप 3-4 लोगों ने मिलकर इस बात को उस जिम्मेदारी को लिए कि हम इस इदारे को तो चलाएंगे। ये कि निजकारी को आप एक पॉजिटिव स्टेप समझ आप रहे हैं। आप 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 तनकीद को साइड पे रखें और आप फैक्ट्स पे आएं कि नहीं, मैं फैक्ट्स की बात एक कर रहा हूँ इदारा हाँ। जो कौमी खजाने को 40 अरब का टीका लगा रहा है हर साल, और हम्म, वो 40 अरब हमारे टैक्स का पैसा है। ठीक है। ठीक है। हम्म, तो हमने जब अगर हम कहते हैं इन कर्जों से हम किस तरह जान छुड़ाएंगे, और हम्म, लोग कहते हैं कि अब हर बंदा कहता है कि इन कर्जों को खत्म करें और अपने अखराजात कम करें, तो ये हम्म, अखराजात को कम करने का ही तो तरीका है हम्म, कि एक मुल्क एक पहली बदकिस्मती को हमने कबूल कर ली कि हम इस इदारे को नहीं चला पाए। ठीक है। हालांकि ये इदारा बल्कि अवाम पे बोझ बनने के बजाय अवाम के फायदे में जाना चाहिए था। ठीक है। हमने इसी हमने इसी वक्त ये पूरी दुनिया में बेहतरीन एयरलाइन समझी जाती थी। हाँ, हमने उस रियलिटी चेक को तो हमने फेस कर लिया। हम्म, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? हमने अपनी नाअहली कबूल कर ली कि हम एज अ गवर्नमेंट हम्म, हम ये इदारा अवाम की रिलीफ के लिए हम उसको नहीं दे सके। ठीक है। लेकिन अब एक इदारा हमें 50 अरब का नुकसान दे रहा है, हम्म, तो हम उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए हमें वो इदारा प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। हम्म, उसके अंदर एक एफिशिएंट तरीके से उसको चलाने के लिए, उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए हम्म, हमें उसको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। और ये प्राइवेटाइजेशन अगर आप पीआई पे यहाँ पे रोक देंगे हम्म, तो ये मामला ठीक नहीं होगा। अच्छा। आपको बहुत स्पीड से आपको और इदारों की तरफ आना पड़ेगा। मसलन। आपको इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ आना पड़ेगा। हम्म, आपकी जैसे जैसे ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, ये बहुत बड़े बड़े बोझ हम इस हुकूमत के ऊपर डले हुए हैं। ऐसे हम्म, आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्रामों को दोबारा एक दफा रिकंसिडर रिकंसिडर करना पड़ेगा। आपका स्टेट टोटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भी आप एक बर्डन समझते मैं हैं बजट के ऊपर? ऐसे बहुत सारे इदारे हैं। हम्म, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं। हम्म। आपका पीछे जो जबकि यूटिलिटी स्टोर्स है उनको स्टेट आपने लाइफ वाले तो क्लेम करते हैं, अभी हमारे इस प्रोग्राम के नीचे भी उनके बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग उससे मुंसलिक हैं। वो तो कहते हैं कि हम बहुत बिजनेस इकट्ठा करके देते हैं। आप मैं वही बात करूँ कि हाँ। कंट्रोवर्शियल ये बातें हो जाती हैं। हम्म, हम जब तक इन कंट्रोवर्शियल बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे हम्म, और जो भी इदारा हुकूमती इदारा हमें खसारे में है, हम उसको प्राइवेटाइज करने की तरफ नहीं जाएंगे। हम्म, हम इस टाइम पे स्टेट लाइफ को एक साइड पे रख के हम हम्म, इस बात पे आते हैं कि कोई भी हुकूमत का हम्म, इदारा हम्म। जो हुकूमत का खसारे में जा रहा, एक आपने इंश्योरेंस और आपके दूसरा एक और आपने आपकी बताया। ये पीछे यूटिलिटी स्टोर्स जिस तरीके से ठीक है। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बेनजीर आपकी इनकम सपोर्ट है। हम्म, आप ये देखें कि आपका हेल्थ और एजुकेशन से बड़ा जो हम्म। निज़ाम है वो आपने आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जा रहा है। हाँ उससे मल्टीप्लाई बाय 3, हम्म। मतलब आपका टोटल वफाक मेरे जो सुनने में तो आया कि इससे भी ज्यादा है। मतलब 3 टाइम्स ऑफ योर हम्म। एजुकेशन एंड हेल्थ, दोनों का मिला के। दोनों का मिला के, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3, हम्म। दैट इज द अमाउंट इन बेनजीर इनकम सपोर्ट इज गिविंग टू द सिंध पीपल। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से तो विड्रॉ हो रहा है। हाँ, तो एजुकेशन आप जब आप कोई उस पर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो वो विड्रॉल ही है ना। हम्म। तो अब बेसिकली अब आपको उन चीजों अच्छा, आप एक तरफ कहते हैं कि इदारों को प्राइवेटाइज करना जो है, खर्चों को कम करना, वो बेहतरी है जो माशरत जो के लिए। जो भी इदारा आपको खसारे में है, हम्म, आई वुड नेवर टॉक अबाउट कि हम अपना मतलब न्यूक्लियर जो प्रोग्राम के लिए हमें नहीं, उसकी जो बात नहीं कर रहे। कोई भी जो हमारी हाँ, सिक्योरिटी से जो हाँ, जो जो हमारा लिंक्ड है, हम्म, जो हमारी सॉवरेंटी को जो चीज हम्म, चैलेंज करती है, हम्म। उस इदारे के तो करीब हम किसी को फटकने भी नहीं देंगे। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ एंड एजुकेशन की। आपने अभी बात की, तो क्या आप समझते हैं, आपने शुरू में कहा कि हमारी जो एजुकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जी। हमारा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, उसको जॉब नहीं मिलती, वो अपनी डिग्री लेके फिर रहा होता है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो अभी आपने कहा कि जो इदारे नुकसान देते हैं उनको प्राइवेटाइज कर देना ज्यादा अक्लमंदी है कि उनको घसीटा जाए। सबसे बेहतर तो है कि हुकूमत इतनी एफिशिएंट होती, हम्म, इस हुकूमत या साबका हुकूमत हम्म, या जो लोग अल्लाह पाक सबको हमारे पुराने लीडर्स को जन्नत में फिरदौस में जगह दे, उन तक से लेके आज तक कोई तो ऐसा होता जो इन इदारों को खसारे से बाहर निकालता। लेकिन बदकिस्मती के हम उस स्ट्रक्चर बिल्डिंग कर ही नहीं सके, और वो ऐसे लूप होल्स हैं कि हमारी जो वफाक है, कोई भी उस वफाक में कोई भी जमात है या कोई डिक्टेटर है,
हम उसको उसको फॉल नहीं कर सके, तो बस हम अपनी अब हम दूसरी तरफ जाएं, अब हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। अब हम उनको कोसने पे ना जाएंगे, यार नहीं ये नहीं क्यों नहीं कोर्स चला नहीं रही, ये तो सकते। अभी की बात है, अभी हो रहा है। बेसिक हेल्थ यूनिट्स और जो स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हम्म। तो आप यहाँ पे क्या समझते हैं कि एजुकेशन का मयार कैसा होगा? नहीं, प्राइवेटाइज जरूर करें, लेकिन उन पे उनके आप स्टेक होल्डर, हम्म, आप एज अ गवर्नमेंट उनके हम्म, स्टेक होल्डर रहें। हम्म, आप टोटल जो कंट्रोल है वो एजुकेशन का ना दें ना हेल्थ का दें। हम्म, गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर, गवर्नमेंट शुड कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेक। नहीं, गवर्नमेंट तो वहां से विड्रॉ कर रही है। नहीं, आपको कंप्लीट विड्रॉ, कंप्लीट 1200 रुपया पर बच्चा आपको दिया जाएगा, और अगर 100 बच्चे भी हैं किसी स्कूल के अंदर तो कितने बनते हैं? 1,20,000। जी बिल्कुल। 1,20,000 में यूटिलिटी बिल्स, वहाँ का स्टाफ, वहाँ के टीचर्स की सैलरीज, और जो बंदा ले रहा है उसने अपना प्रॉफिट कमाना है, तो ये हाउ इज इट पॉसिबल? ये आपकी आपकी बात में, इसमें बात में वजन है, लेकिन फिर आप वो मुझे 5,000 वाले टीचर्स रखे जाएंगे। आप लेकिन मुझे बताएं कि हम्म, आया जो अभी तक जो तालीमी निज़ाम है जिसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, हम्म, सारे एजुकेशन में जो हम्म, स्कूल्स को प्राइवेटाइज अभी तो हम पंजाब में तो हमारे बड़ी स्पीड से ये प्राइवेटाइज हुए हैं, और प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी हम्म, मदद ली गई है, हम्म, लेकिन और उससे बहुत बेहतरी आई है। हम्म, तो आया उससे पहले जो जो सिस्टम था जिसमें जिसमें ये प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं था, हम्म, तो उन स्कूलों के बच्चे और जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, आप कभी उनके उनका मयार, तालीमी मयार का कोई मुआवजा कर सकते हैं? कोई लेकिन मुआवजा नहीं कर सकते आप। प्राइवेट सेक्टर में भी स्केल्स हैं, जी। उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो आप बेसिकली हम्म, उनको प्राइवेट सेक्टर को दे के उनको सब्सिडाइज करें, आप हम्म, उनको उनको आगे उनको हेल्प आउट करें, हम्म, आप उनको उनकी फंडिंग करें, हम्म, थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स उनकी फंडिंग करें, हम्म, कि वो उस जो भी जो आपने बात की यार कि यार उस 1200 या 1500 या हम्म, 1800 की ही हम्म, रेंज में एक बच्चा पढ़े, लेकिन उसका जो तालीम का स्कूल का जो सेटअप है, हम्म, वो किसी प्राइवेट जो स्कूल है उसे हम उससे कंपेयर कर सकें, वो उस हम्म, मुकाबले का हो, हम्म, कि जब आने वाले वक्तों में जब वो बच्चे बाहर की फील्ड में निकलें, हम्म, तो उनकी भी वही ग्रूमिंग हुई हो, उनका भी वही विजन हो, हम्म, जो एक एचएसएन से पढ़े हुए स्कूल हम्म। का है, या जो एक एलजी से पढ़े हुए स्कूल का है, जो एक बिगिनर स्कूल का है, तो उस गरीब का बच्चा भी वही सोच सके, गरीब के बच्चे के लिए वही अपॉर्चुनिटीज हों। अच्छा, बातों बातों में हम काफी दूर निकल गए। हम बात कर रहे थे आईएमएफ के कर्जे की। जी। आईएमएफ के कर्जे क्यों नहीं उतर रहे, वो सवाल बीच में रह गया। हम आईएमएफ के कर्जे बेसिकली क्यों इसलिए, हम कर्जों की तय दर तय उस चुंगल में या उस दलदल में धंसते ही चले जाते हैं? मैं उसमें तो सबसे सबसे बड़ा जो इशू है वो हमारे एक्सपेंसेस का, और जो हमारे रेवेन्यू है, हम्म, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, हम्म। ये सारा इशू है। अब उसके अंदर हमें एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री की तरफ क्या जाना हमारे पड़ेगा। फेडरल रेवेन्यू या प्रोविजनल रेवेन्यू इतने नहीं है कि हमें बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ जाती है? वो आप ये देखें हम्म, कि अगर ये फॉरेन रेमिटेंसेस ना हो, हम्म, तो जिस तरह हम खड़े हैं, हम इससे बदतर हालत के अंदर हो, हम्म, क्योंकि हम विद इन द कंट्री तो हम कुछ जनरेट नहीं कर रहे। हम्म, ये तो जो हमें हमें जो वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, ये तो हमें ये ओवरसीज जो हमें डॉलर्स भेजते हैं, ठीक है। ये उसने रखा हुआ है ना, हमारे जाती एक्सपोर्ट्स किधर हैं? हम्म, तो आप बेसिकली जो आपका सवाल है उसका हम्म, एक ही जवाब बनता है कि हमें हम्म, यहाँ से एक्सपोर्ट्स करके हमें डॉलर जनरेट करने हैं, हम्म, दैट्स इट। हम्म, वरना हमारे ये 135 अरब डॉलर, जो अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो ये बहुत छोटी सी अमाउंट हम्म, है, लेकिन चूंकि हमारे पास इन 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 टर्म्स ऑफ डॉलर हमारे पास शॉर्टेज रहती है, हम्म, हम डॉलर जनरेट नहीं कर पाते हैं। हम कोई अपनी 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 कोई फूड की एक्सपोर्ट हम्म, नहीं है, हमारी टेक्सटाइल की ऐसी एक्सपोर्ट नहीं है। जो हमारी एक्सपोर्ट ऑलरेडी पहले थी उसमें एक डिक्रीज आया है, जिसकी वजह से हम इस शॉर्टफॉल के अंदर हैं। हम्म, वरना हम एक दौर में 70s के अंदर हम मुल्कों को कर्जा देते रहे। बिल्कुल ऐसे। मैंने ये सुना कि आईएमएफ, जर्मनी को भी हमने कर्जा दिया हाँ, है। आईएमएफ कर्जा तो एक बहुत दूर की बात है, हम हम्म, मुल्कों की मदद करते रहे हैं। हम्म, तो हम साबका तारीख में तब उठा के देखेंगे तो कि तब हम ऐसे क्या इकदाम करे थे, और हम्म, हम उसके बाद ऐसी कहाँ पे हमने गलती की। तो उस सारे के अंदर हमें तारीख के 30 40 हम्म, 50 सालों में यही नजर आता है कि हमने जो जो इंडस्ट्री थी, हम्म, हमने उसको तबाह किया। हम्म, हमने जाने अनजाने में, हमने आलमी प्रेशर्स के अंदर जिस तरह भी, लेकिन हमने उसको तबाह किया। हम्म, और आज की डेट में भी मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर अगर हम एक इस्लाहात नहीं लाएंगे, हम्म, अगर हम टैक्सेस का ऐसा सिस्टम नहीं लाएंगे, हम हम्म, अगर हम रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, एनर्जी कॉस्ट में हम ऐसी कोई चीज़ें सिस्टम नहीं करेंगे, तो हमारे इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, हम्म, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग माफियाज हैं, ये बहुत बड़े बिग गन्स बन गए हुए हैं, ये पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें इनके कंपैरेटिव होने के लिए हमें सब्सिडाइज तरीके से अवाम को लाना पड़ेगा। हमें
गवर्नमेंट को इनिशिएट करना पड़ेगा, फ्री लैंड्स देने पड़ेंगे, ठीक है। फ्री आप जो है जो प्लांट लगाने की जो कॉस्ट है वो आप विदाउट इंटरेस्ट फ्री मनी के आप लोगों को प्लांट्स लगा के दें। उसके बाद जो उसके अंदर रॉ मटेरियल की जरूरत है, जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, वो आप गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज रेट पे दे, ताकि जब वो बाहर की मंडी में अपनी कोई चीज लेने बेचने के लिए निकलें तो वो चाइना, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्कों का रेट में मुकाबला कर सकें। ठीक है। दैट्स इट। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। उसके अंदर आप अपनी आईटी पे काम करें, इंडस्ट्री छोड़ के आप आईटी की एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। इंडिया का जो आईटी एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट को क्रॉस कर गई हुई है। एंड दिस ऑल हैपेंड इन लास्ट 1 डेकेड। ये पिछले 10 सालों में हुआ। बहुत अरसे से, वो तो पहले से ही बेंगलोर को सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है, तो लेकिन ये पिछले 10-15 सालों में हुआ। हम लोग आरिफा टावर की हद तक महदूद हो गए। हम लोगों का जो इंटरनेट का जो सिस्टम है वो उसकी क्वालिटी इतनी गिर गई कि जो ऑलरेडी जो आईटी से लिंक थे उनको इस कंट्री से मूव करना पड़ा। आप अपनी क्वालिटी ऑफ इंटरनेट को बरकरार नहीं रख सके। आपने और इससे ज्यादा आपने क्या मतलब ज्यादती करनी है अपने मुल्क के साथ। आपने आईटी की बात की, टेक सेक्टर की बात की, तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें टेक सेक्टर की, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन गेटवेज ही मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनल आपने अगर कोई मनी ट्रांजैक्शन करनी है तो आपके पास कोई प्रॉपर गेटवे मौजूद नहीं है। पेपॉल नहीं है यहाँ पे, और जी पे नहीं है पाकिस्तान के अंदर। कैसे मंगवाएंगे? अब बात वही आ जाती है कि ये सारे काम हमारे जो इतने बड़ा हमारे ऊपर बोझ है मिनिस्ट्रीज का, तो ये उनका काम है कि यार आप ऐसी एप्लीकेशंस को लेकर आएं जिसमें पैसे मंगवाना। माइक्रोसॉफ्ट भी वाइंड अप कर गया पिछले दिनों के अंदर, उसने भी अपने ऑफिस बंद कर लिए पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल। अब असल में बड़ा 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 अफसोस है, कहना पड़ता है कि मुझे जब भी किसी टीवी चैनल पे या किसी पॉडकास्ट के लिए जब मुझे वो मदऊ करते हैं, तो मैं हर दफ़ा जब रास्ते में सोचता हूँ कि मैं कहता हूँ यार कि मैं किस मतलब अंदर इतना दर्द है कि मैं ये मुझे समझ नहीं आती यार कि मैं जो किस वजह से मैं एक सब्ज़ बाग दिखाऊं। सब्ज़ बाग दिखा के तो आप किसी पॉडकास्ट की आप व्यूज़ तो बढ़ा सकते हैं, आप वायरल तो हो सकते हैं, लेकिन आप जब तक ठोस इक़दामात नहीं करेंगे आपके मुल्क में खुशहाली नहीं आएगी। ठीक है। तो उसके लिए ये जो आपने बात की यार कि यार ये पेपाल नहीं है, तो ये पेपाल का जो कॉन्फ्रेंस है वो किसने बिल्डअप करना है? ये पेपाल का कॉन्फ्रेंस बिल्डअप करने के कौन स्टेक होल्डर्स हैं? पाकिस्तान में अमेज़न नहीं चलता, पाकिस्तान में अमेज़न को जो स्टेक होल्डर है, जो कॉन्फिडेंस है, वो किसने बिल्डअप करना है? वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बिल्डअप करना है कि हम एज अ पॉडकास्टर काफ़ी हैं। नहीं, हम तो नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली इतनी हमने इतने सैकड़ों के हिसाब से हमने मिनिस्टर्स फिर उनके सेक्रेटरीज रखे हुए हैं। तो ये इनका काम यही है ना कि आप फॉरेन जो कंपनीज हैं उनका इन्वेस्टर को उनका आप जो भी मसाइल हैं आप उनको एड्रेस करें और उनको आप यहाँ पे बुलाएं और उनको फंक्शनल करें। अच्छा, अब पहले हमने किसी चीज़ को डीवैल्यू करना होता था या उसको बहुत ही डिक्रीज करना होता था या बताना होता था कि इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं, तो हम कहते थे कि इसकी टके की औकात नहीं है, इस चीज़ की टके की वैल्यू नहीं है। और अब देखें शोमी किस्मत के जो बांग्लादेश का टका है, एम्बैरेसमेंट, ठीक है, वो भी पाकिस्तान की करेंसी से ज़्यादा हो चुका है। अभी जो हीट चल रही है भारत और बांग्लादेश के अंदर, और वहाँ पे तालिब इल्मों ने एक इनकलाब खड़ा किया, एक तहरीक शुरू की, और वहाँ से भारत नवाज गवर्नमेंट को वहाँ से भगा दिया है। शेख हसीना वाजिद वहाँ से भाग चुकी है, मुफ्ती बानी वहाँ से भाग रहे हैं। मुझे मान के घर को आग लग गई है। अब जिन लोगों की गवर्नमेंट या जिन लोगों की वहाँ पे रूलिंग है इस वक्त, वो सारे पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ अलाइन है। क्या पाकिस्तान के लिए इकॉनमी के लिए एक बेहतर रास्ता नहीं खुल रहा, या एक नया होराइजन नहीं? बिल्कुल। इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है? मैं ये समझता हूँ कि चूंकि आपके अफगानिस्तान के साथ भी कुछ मामला ऑन सीरियस नोट पे चल रहे हैं, तो आपको अपने करीबी बॉर्डर्स की ट्रेड के लिए मुल्क तो चाहिए। तो उसमें खुशाइन बात यह है कि आप ईरान के साथ आपकी ट्रेड रिवाइव हुई है। उसमें मैं बल्कि कोयटा के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा। आपकी जहाँ पे तारीफ करनी है वहाँ पे मैं बिला झिझक तारीफ करूंगा। आपकी फेडरल गवर्नमेंट का, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ जो बलूचिस्तान है, उसने बड़े अच्छे अंदाज से उनके साथ एक बार्टर सिस्टम को डेवलप किया ईरान के साथ। और
ये जानते हुए कि ये एक आपको पता है कि एक टसल है अमेरिका और ईरान की, उसके बावजूद एक पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया है अपने ब्रदर मुल्क के साथ एक बार्टर सिस्टम का। इसी 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 जो सिस्टम को हम दोबारा, हम मेरा ख्याल है कि हमें बांग्लादेश के साथ भी नाफिज करना चाहिए और हमें बार्टर ट्रेड की तरफ उनको भी जाना चाहिए, उनकी तरफ भी जाना चाहिए। और हमारे जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं, ये मैं बल्कि उनको बोलूँगा कि आप यही सिस्टम अब आप बार्टर सिस्टम आप बांग्लादेश के साथ भी शुरू करें। ठीक है, कौन सा ऐसा कारोबार है, कौन सा ऐसा शुबा है जो अगले 5 साल तरक्की की तरफ जा सकता है, और अभी जो कारोबार करने का सोच रहे हैं या अपने बिजनेस को शिफ्ट करने का सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा ये कुछ रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ टैक्सेस का सिस्टम है जिसमें 7 ही टैक्स है, ये खत्म हो जाए तो मैं इसमें बहुत बड़ा बूम देख रहा हूँ आने वाले 2-2.5 सालों में। रियल एस्टेट में बहुत बड़ा बूम देख रहा हूँ मैं। रेकोटेक प्रोजेक्ट की वजह से मैं एक बहुत बड़ा बूम आपका स्टील इंडस्ट्री में, आपका कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा बूम देख रहा हूँ। और इंटरेस्ट रेट लो, अगर हमारे ये इंटरेस्ट रेट थोड़े से और लो होते हैं तो मैं इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना कमबैक देख रहा हूँ। उसके अलावा हमारा आईटी सेक्टर में एक मुझे उम्मीद है कि हम पिछले 5-7 सालों के अंदर एक बहुत स्टेबल पोजीशन के अंदर होंगे और ये मुल्क की ज़र मुबादला के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा होगा। आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट, आईटी सेक्टर, इंडस्ट्री और इसके अलावा बाकी तो ज़राअत तो मैं खुद भी ज़राअत से मुंसलिक हूँ। ज़राअत हमारी जान, ज़राअत हमेशा फलता फूलता रहे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया जी। तो ब्रेन ड्रेन जरा मुख्तसर क्यों हो रहा है? ब्रेन ड्रेन, पाकिस्तानी नौजवान जो है पाकिस्तान, हाँ अच्छा, पाकिस्तान का नौजवान क्या बात, पाकिस्तान का उसके अंदर फिर वही बात है कि हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और हमें जिस तरह हम पहले तालीमी निज़ाम की ढांचे की बात की, इस तरह हम अपने टेलीविजन में जो हमारे जो ड्रामाज आ रहे हैं और जिन लोगों को हम सो कॉल्ड अपने लीडर बोल रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी का नाम लेता, उनके आप 1-1 करोड़ फॉलोअर्स आप देख रहे हैं तो, और उनका कंटेंट आप देखें तो उनके कंटेंट के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप अप्लाई करके कुछ सीख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। जो हमारा मुल्क का 1 करोड़ नौजवान एक बंदे के साथ मुंसलिक है, वो उसको 40 मिनट की जो एंटरटेनमेंट दे रहा है उसके अंदर सिवाय होछेपन के, सिवाय बदतमीजी के कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो सीख के अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर मीडिया का सबसे बड़ा रोल है इस नौजवान का ब्रेन ड्रेन करने में। इसको पॉजिटिव करने में भी सबसे बड़ा रोल मीडिया ही अदा करेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जो भी हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं, जो भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, या जो भी हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो पहले अपने को खुद एजुकेट करें और आवाम को भी जो है ना किसी यूजफुल काम पे एजुकेट करें। ये बहुत बड़ा। इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो सक हो जाता है वो हमारी इकोनॉमी का। उसके लिए आपको सबसे पहली बात कि आपको सादा जिंदगी की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, आपको लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी साबुन, लग्जरी खाने। मैं मतलब मुझे ये बात कहते हुए इंतहाई दुख हो रहा है कि हमारा एक कई मिलियन डॉलर्स हमारे ये जो पेट फूड है इसके ऊपर आते हैं। तो ऐसे जो एलीट के शौक हैं हमें उन पे काटा मारना पड़ेगा। हमें हमारे शौक उनके जारी रहें, क्या हम पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को शुरू नहीं कर सकते? और क्यों नहीं शुरू कर सकते? पेट फूड में हमारी आवाम को लोकल ब्रांड्स को तरजीह देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपके घर में साबुन से लेके मसालों से लेके जो भी जरूरत है जिंदगी, आप बल्कि इस बात को मेक श्योर करें कि वो लोकल ब्रांड्स हों, वो लोकल ब्रांड्स हों। आप इधर की लोकल ब्रांड्स को जब आप इंकरेज करेंगे उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, उससे आपका जो इंपोर्ट का जो बोझ है वो भी कम होगा और इसके लिए पूरी अवाम को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो टेक इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, ई कॉमर्स से वाबस्ता हैं या बिजनेस से वाबस्ता है, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ा स्पेस भी है। आप 25 करोड़ अवाम की कंज्यूमर आइटम्स को किसी तरीके से आप शिफ्ट कर लें, इंपोर्ट से शिफ्ट करके आप लोकल पे करें और जो भी 19-20 क्वालिटी का जो कॉम्प्रोमाइज, अगर अवाम उसमें साथ दे और अपनी जिंदगी को थोड़ा सा सादा करे, थोड़ा सा लग्जरी से आके थोड़ा सा अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल है उसको 10-20 या हद 25% कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो, तो आपका जो इंपोर्ट का 50%, मैं बहुत बड़ी बात करूं, 50% का जो आपका बर्डन है खत्म हो जाए। ओके। और एक दूसरा इसमें 50%, एक दूसरी बात,
जो हमारी इकोनॉमी सक हो रही है, जो हाँ, यहाँ से और जा एक रही है। दूसरी बात जो मजीद 50% का बोझ को कम कर सकती है कि आप अपनी ऑयल की जो बाइंग है वो उसको डॉलर्स में खत्म करें। आप अपनी ऑयल की बाइंग ईरान से बार्टर ट्रेड के थ्रू करें। आपके पास यहाँ पे इतना चावल मौजूद है, आप वो चावल देके गवर्नमेंट ऑफ ईरान के साथ आप उसके अगेंस्ट अब आप वो तेल लें और अपने डॉलर्स की बदले आप अपनी कोई लोकल प्रोडक्ट देके आप वो तेल लें। ऑयल की बात कर रहे हैं आप? जो ये पेट्रोलियम जो फॉसिल फ्यूल्स की बात फॉसिल कर फ्यूल्स की जो आप पेट्रोल है, आप उसके लिए आपको ममालिक के साथ आपको जो डॉलर्स भेजने पड़ते हैं। लेकिन ईरान पे तो पाबंदी नहीं कि वो नहीं ट्रेड कर सकता ऑयल की। बस अब इससे ज्यादा मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन लेने वाले देखें रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, पाबंदियों के बावजूद रशिया से भी ऑयल ले रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे एक बहुत मजबूत फॉरेन पॉलिसी की कमी है बस। ठीक हो गया। बहुत सारी बातें आज हमने की, और यकीनन जो बिजनेस से वाबस्ता लोग हैं, जो मंडियों से वाबस्ता लोग हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, आइंदा 5 सालों के हवाले से कोई पॉलिसी या कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारी नई बातें होंगी, बहुत सारी बेहतरीन बातें होंगी। जो एंटरप्रेन्योर हैं पाकिस्तान के, यंग एंटरप्रेन्योर और टेक से वाबस्ता लोग, उनके लिए भी बड़ी खुश आइंद खबरें हैं। गो के तनकीद करना, बेहतरी के लिए तनकीद करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम हर एक नाकिस पॉलिसी के ऊपर आमना व सद्दक न कहें तो शायद आने वाले दिनों में सिस्टम कोलैप्स कर जाए। लेकिन आज की गुफ्तगू बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन रही। आने वाले दिनों के लिए कुछ नई चीज़ें मिली हैं कि आप कौन कौन से शोबाजात में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन से बिजनेस आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। दोबारा एक नए मौजू के साथ, नई शख्सियत के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक मेरा, आपका और पाकिस्तान का अल्लाह निगहबान।